बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इनफैक्ट न्यूज़, मैं हूं मंजूर अहमद रजा। नाज़रीन, जस्टिस काजी फायज ईसा केस को अगर 2 मिनट में समझ ना हो तो एक छोटा सा वाकया सुनिए, इससे इस केस से जुड़े कानूनी, मुआशरती और अखलाकी जवाब को समझने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, किस्सा कुछ यूं है कि माजी कदीम में बहुत से पादरी अफ्रीका जाया करते थे और वहां पे कबाइल के साथ बरसहा बरस रहते और उनको तबलीग किया करते थे। उसी तरह एक पादरी साहब एक कबीले के साथ कुछ अरसे से रह रहे थे कि उसी असना में वहां पे एक सफेद फार्म बच्चे ने जन्म लिया। वो बात उस बच्चे को लेकर बात पहले फैमिली में चेम गोलियां शुरू हुई है, वो करते करते पूरे कबीले में फैली और बात सरदार तक पहुंच जाती है। सरदार पादरी को बुलाता है और उस बच्चे की बाबत उससे दरियाफ्त करता है। पादरी क्योंकि अहले इल्म था, उसने बहुत सारी दलीलें अपनी बेगुनाही में पेश करता है, लेकिन वो सब की सब कतरी खत की तरह डस्टबिन में चली जाती हैं, क्योंकि सफेद फार्म बच्चा सामने था और इशारा सिर्फ पादरी की तरफ उठता था। चुनांचे कबीले के सरदार ने यह फैसला किया कि पादरी को जिंदा जला दिया जाए और इसका गोश्त पूरे कबीले में तकसीम कर दिया जाए। चुनांचे मुकर्ररा वक्त और मुकर्ररा दिन पादरी को एक दरख्त के साथ रस्से से बांध दिया जाता है और कबीले के उन लोगों की वापसी का इंतजार शुरू हो जाता है जो कुछ लकड़ियां इकट्ठे करने, कुछ जानवर चुराने और कुछ शिकार की गरज से जंगल में चले गए थे। सूरज डलते ही कुछ लोग वापस आना शुरू होते हैं और कबीले का सरदार सर्दी की वजह से लकड़ियां जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठते, जो लोग होते हैं वहां बैठे होते हैं। इसी असना में पादरी सरदार को आवाज देता है। सरदार उसकी बात सुनने के लिए करीब आता है तो वो उसको जंगल की तरफ इशारा करके कहता है कि वो सामने देखो, कि वहां से वो एक बकरियों का और भेड़ों का रिवड़ आ रहा है। उसमें सारे मेल फीमेल टोटल जानवर सब के सब सफेद है, लेकिन उनमें एक काला बच्चा भी मौजूद है। तो सरदार को ये देखते ही सख्त सर्दी में उसका पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो जाता है और उसके पांव तले जमीन निकल जाती है। वो पादरी के मुंह के ऊपर हाथ रखता है और उससे कहता है, तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा। जस्टिस फायज ईसा केस में भी इसी फार्मूले के तहत ये फैसला सुनाया गया। नाज़रीन, आप देख लीजिए, जब सरीना फायज ईसा से उनके सफेद फार्म बच्चे यानी एसेट से मुतल्लिक बात की जा रही, तो उसका उन्होंने मनी ट्रेल नहीं दी। उन्होंने आगे जजेस से पूछा कि आप अपने वो काले बच्चे के मुताबिक बात करें, अपने एसेट आप डिक्लेयर कर दे। तो फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही और तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूं के मुताबिक ये फैसला आ गया। नाज़रीन, ये कहने को ये एक फिक्रा है, एक फार्मूला है, लेकिन ये असल में ये हमारा आइन है। इसी के ऊपर तमाम कवायदो ज़ाबित बनते हैं, इसी के ऊपर तमाम तरामीम होती हैं। इस फिक्रे या इस फार्मूले की हैसियत हमारी जिंदगियों में या इस पाकिस्तान के में निज़ाम शमसी में जो सूरज को हैसियत हासिल है, बिल्कुल वही हैसियत हासिल है। हमारी इस्टेब्लिशमेंट, हमारी सियासत, हमारी मुआशरत, हमारी अदालत, ये सब इसी के गिर्द घूम रहे हैं। आप देख लीजिए, सियासत को देख लीजिए कि बेनजीर एक वक्त में सिक्योरिटी रिस्क होती हैं, वो करप्ट भी होती हैं, अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाली भी होती हैं। उनकी गंदी तस्वीरें जाली बनाकर भी हेलीकॉप्टरों से नीचे फेंकी जाती हैं। नवाज शरीफ उनके लिए एस्टेब्लिशमेंट का मोहरा, ISI से पैसे लेना वाला जमहूरियत दुश्मन होता है, लेकिन जब जान पे बनती है तो दोनों भाई बहन बन जाते हैं और मैं तुम्हारा राज रखूंगा, तुम मेरा राज रखो के मज़दाक उसका नाम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी रख दिया जाता है। जरदारी साहब का पेट फाड़ कर उससे रकम निकालनी होती है, लाड़काना और लाहौर की सड़कों पर उसे घसीटना होता है, लेकिन जब अपनी टीटीज निकल आती हैं तो फिर तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूं का नाम मुफाहमत रख दिया जाता है। मुजीबुर रहमान शामी जैसे जमहूरियत पसंद दानिश्वर जो हमें जमहूरियत का 10 देते नहीं थकते, जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी देने के मुतालबा करने वालों में पेश होते हैं, लेकिन जो ही वक्त बदलता है तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा के मज़दाक इसको आज़ादी इजहार राय करार दे देते हैं। नाज़रीन, भुट्टो अयूब खान की गोद में बैठकर सियासत शुरू करते हैं, लेकिन जो ही वक्त बदलता है तो फिर तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूं का नाम बदलकर जमहूरियत रख दिया जाता है। नाज़रीन इकराम, आप फौजी डिक्टेटर को, एस्टेब्लिशमेंट को देख लें, ये इन्हीं सियासतदानों को करप्ट, नाअहल और गद्दार तक कहकर ये इक़्तिदार में आते हैं और फिर इन्हीं सियासतदानों को अपनी गोद में बिठा लेते हैं, ये कहकर तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा। फिर यही परवेज़ मुशर्रफ जब वो करते हैं तो मुस्लिम लीग नून 80% टूटकर काफिले की शक्ल में उनकी गोद में जाकर बैठ जाती है, ये कहकर कि तुम मेरा राज रखो, मैं तुम्हारा राज रखूंगा। जो ही परवेज़ मुशर्रफ की सीट खाली होती है तो यही सारे तोते उड़कर, परिंदे उड़कर दोबारा नून लीग में जाकर
कि तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगा, नाम इनकलाब रख देते हैं। वोट को इज्जत दो, फिर इसका नाम पड़ जाता है। नाज़रीन इकराम, इसके लिए ये पूरा सिनेरियो आप देख लें, आप अपनी एस्टेब्लिशमेंट देख लें, आप अपनी सियासत देख लें, हर जगह के ऊपर आपको यही फार्मूला होता नजर आएगा। और जिसके पास कोई किसी का राज ना हो तो फिर वो चंद लाख रुपए के मुबैना तौर पर कबूतर चोर की जमानत भी हाई कोर्ट तक नहीं होती। यहाँ पे लोग सुप्रीम कोर्ट तक उस वक्त अपने केस से बरी होते हैं जब उनको 2-2, 4-4 साल मरे हुए हो जाते हैं। जिस केस में उन्हें ज्यादा से ज्यादा 3 माह सजा नहीं हो सकती, उस केस को चलने में 4-4, 5-5 साल उनके लग जाते हैं, क्योंकि उनके पास किसी का राज नहीं होता। वरना जज अरशद मलिक की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल किया जाता है और फिर कहा जाता है तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगी। नाज़रीन, कभी राना शमीम का एफिडेविट देख लें, कभी अहमद नूरानी की स्टोरीज देख लें, ये सब कुछ मैं तुम्हारा राज रखूंगा तुम मेरा राज रखो के ही मिस्ताक आपको नजर आएंगे। आप अयान अली को देख लीजिए, रंगे हाथों मनी लॉन्ड्रिंग करते पकड़ी गई, लेकिन जो इंस्पेक्टर जिसने पकड़ा उसका कत्ल कर दिया और वो आज भी यशिया करती फिरती है सिर्फ इसलिए कि तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगा। नाज़रीन इकराम, इस केस में कि जजेस के बीवी बच्चों से कोई नहीं पूछ सकता, तो वाकई नहीं पूछ सकता क्योंकि वो तो आका है। ये तो गुलामों को क्या किसने इख्तियार दे दिया कि वो आका से कोई बंदा पूछ ले? ये तो नहीं हो सकता। ये तो आका की मर्जी है कि वो गुलाम को रखे, उसको बेच दे, वो किसी को तोहफे में दे दे या उसे कत्ल कर दे, तो उसकी एफआईआर पे दर्ज नहीं होगी, क्योंकि गुलाम को तो ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने मालिक या अपने आका से पूछ ले। हमने अपने आका ऊपर बैठाए हुए हैं, ये हमारे पब्लिक सर्वेंट नहीं है जो हमारे टैक्स पेयर से हम समझते हैं टैक्स देते हैं और इससे इनको तनख्वाहें जाती हैं, इनको मराद जाती है। वो आका हैं जिनके गुलाम उनके लिए काम करते हैं, कमाकर उनको देना ही देना। आप किस तरह से उनके खिलाफ जा सकते हैं? और जिस बंदे ने इंक्लूड इमरान खान, जिसने ये ऑर्डर्स दिए, जिसने भी ये कोशिश की इनके एहतसाब करने की या पूछने की, उन सबको निशान इबरत बनाना चाहिए कि इन गुलामों की इतनी हैसियत कब से होगी कि ये उठकर जाए और अपने आकाओं से सवाल पूछे। ये हमारे आका हैं, ये जद्दी पुश्ती हमारे आका है, तो इनको कोई बंदा नहीं पूछ सकता। जिस किसी ने पूछने की गलती की वो उसका खमियाजा भी भुगतेगा, क्योंकि गुलाम के लिए ये जायज ही नहीं है कि वो किसी से पूछे। तो इसलिए मुझे तो इस बात पर किसी तरह की कोई हैरत नहीं हुई इस फैसले के ऊपर। ये बिल्कुल परफेक्ट फैसला है और ऐसा ही होना चाहिए। वो तो एक गरीब आदमी की बात है ना, गुलाम बंदे की, अगर उसके ऊपर एक एफआईआर तो दूर की बात है कि दरख्वास्त भी हुई हो, पुलिस आ जाए घर में और बंदा ना मिले, वो किसी काम पे भी गया हो, तो उसकी पूरी फैमिली को उठाकर थाने ले जाए, उसको लत्तर मारे सारा दिन, फिर तो ये तो कोई बात नहीं है, तो गुलाम है। तो जो आका हैं उनकी फैमिली का मतलब कैसे पूछ सकते हैं आप? अरबों रुपए बनाए, खरबों बनाए, जो मर्जी करें। इस मुल्क में क्या क्या नहीं हो रहा। 50 रुपए के स्टाम्प पर क्या कन्विक्टेड मुजरम को लंदन में नहीं बिठा दिया? 8 हफ्ते के क्या कर गया है, उसे 8 महीनों सालों गुजर गए हैं, क्या जिसने जमानत दी वो पाकिस्तान में मौजूद आज तक किसी ने बुलाकर पूछा? क्योंकि तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगा, पूछने की जरूरत क्या पड़ी हुई है? क्या यहाँ पे फोन करके जस्टिस क्यूम को फैसले नहीं करवाए जाते थे? इसीलिए ना कि तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगा। ये सारा सिस्टम इसी पे बेस कर रहा है। आप देख रहे इमरान खान तक नहीं आया था जब तक इनकी में, तो उस वक्त क्या था? जरदारी करप्ट था, जरदारी मिस्टर 10% था, ये चोर थे, ये डाकू थे, वो इनको कहते थे जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है। जो ही ये आगे इमरान खान बीच में आया तो दोनों सारी पार्टियां इकट्ठी हो गई, तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूं। तो इसलिए मुझे इस पर कतई तौर पे हैरत नहीं, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको भी इस पे हैरत होनी चाहिए। हम गुलाम हैं, गुलाम इब्ने गुलाम है, हमारे बड़े ने भी गुलामी की, हमने भी करनी है, हमारे बच्चों की आगे करनी है, क्योंकि वो पहले एक नस्ल को हमने भुगता, उसके बाद अब मरियम बिलावल आ गए हैं, आगे माशाल्लाह वो आसवा मुख्तार को भी अल्लाह ने दे दिया है, आगे जुनैद सफदर के भी बच्चे हो जाएंगे। तो हमारी तो ऐसे ही गुजरनी है। ना हम एस्टेब्लिशमेंट से पूछ सकते हैं, ना हम अदालत के जजों से किसी से पूछ सकते हैं, ना सियासतदान से किसी से पूछ सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट से किसी से पूछोगे तो आपकी सिक्योरिटी खतरे में पड़ जाएगी, आप सियासतदान से पूछ लो तो जनाब आपकी जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी, अदालत से पूछ लो तो हिंद अदालत का नोटिस आ जाएगा, अखबार के मालकान से या टीवी चैनल के मालकान से पूछ लो तो जनाब बेली सीधा सीधा सहाफत खतरे में पड़ जाएगी। तो पूछना किससे ले दे कि तो आम बंदा रहता है जिसको जहां चाहे जहां मर्जी लटाएं, सड़क के ऊपर लटाएं, उसको छितर मारे, जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि उसके पास किसी का राज नहीं होता।
राणा सुनाला सरेआम खड़ोकर अदालत को धमकियां दे, जजों को गिराव करने की धमकियां दे, लेकिन कोई नहीं पूछेगा क्यों कि तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगा। दूसरा कोई बंदा सिर्फ बात करके देख ले, सारी तो ही अदालत का नोटिस आ जाएगा। तो इसलिए इस पे मुझे तो कथित तौर पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, किसी हालत नहीं हुई। ये निज़ाम ही ऐसा है, ये आईने पाकिस्तान नहीं है, ये असल में यही फार्मूला, तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगी। सिर्फ उसका नाम बदला, जिस तरह कभी इसका नाम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पड़ गया, कभी इसका नाम मफाहमत रख दिया, कभी इसका नाम जमहूरियत रख दिया, इसी तरह आइन भी इसी का ही एक नाम है। जिस तरह आसमान के मुख्तलिफ मुतरादिफ होते हैं ना, फलक भी कहते हैं, आसमान भी कहते हैं, समा भी कहते हैं, तो इसी तरह ये तुम मेरा राज रखो मैं तुम्हारा राज रखूंगा, असल फिक्रा यही है। बाकी आइन भी इसी का मुतरादिफ है, जमहूरियत भी इसकी मुतरादिफ है, सहाफत भी इसकी मुतरादिफ है, बाकी जो जितने भी ये मामला हुए हैं सारे ये इसी के मुतरादिफ है। तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंजॉय कीजिए, गुलाम है हम गुलाम ही रहेंगे बस। अब तक के लिए इतना ही। अपना अपने मुतल्लिकात का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिएगा। जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए इस्तगफार करके, जो दुनिया में मौजूद हैं उनके साथ सिला रहमी करके, और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके। अल्लाह हाफिज़।